आपके पास हमारा सवाल ये कि जिस तरीके से सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलता है और समझने को मिलता है कि बदलाव हो रहा है, पुराने दौर की याद, इतिहास को एक बार फिर से खंगाला जाता है, पन्ने पलटे जाते हैं। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में ऐसा चुनाव, जिस तरीके से ये मौजूदा चुनाव हमने देखा है, इससे पहले कब दिखाई दिया? वो कौन से बड़े चेहरे थे जिन्होंने बदलाव की आस रखी थी और बदलाव हुआ भी और सत्ता परिवर्तन हुआ भी? जनता ने उस पर मोहर लगाई, जनता का मूड बदला हुआ था या जनता के मन में कुछ और चल रहा था? देखिए, इतना तो जरूर यहां पर कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जिक्र सबसे ज्यादा यहां पर चल रहा था। दरअसल यहां इंडियन नेशनल लोकदल जब तक मजबूत थी, उससे पहले कभी भी जाटों के एक क्षत्रप भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बन पाए थे। अगर दिल्ली के बॉर्डर से शुरुआत करें तो महम आते आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के लीडर थे, लेकिन महम से आगे जैसे ही हिसार, फतेहाबाद और सिरसा का इलाका आता, यहां पर जाट लीडरशिप के नाम पर चौटाला परिवार का नाम सबसे बड़ा नाम माना जाता था। लेकिन जैसे ही आईएनएलडी कमजोर हुई, उसके बाद जननायक जनता पार्टी में बिखराव देखने को मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अगर सबसे मजबूत हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जाट वोटर्स ने एक क्षत्र पूरे हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानने का काम किया। और जाट और गैर जाट की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली थी, उसके बाद उन्हें लगा कि ओम प्रकाश चौटाला या उनकी पार्टी जो है अब सत्ता के मुहाने तक नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे में यहां जाटों को उम्मीद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजर आई और यही सबसे बड़ी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। गैर जाट वोटर्स में भी और खासकर नेताओं में लोगों को साधने की जो क्षमता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। वो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया सेटलमेंट अगर कोई कर सकता है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़ा चेहरा है जो किसी भी तरह का सेटलमेंट पल भर में कर सकते हैं। अब यहां पर यह जिक्र भी चला कि भूपेंद्र अगर ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम नहीं बनाया जाएगा? मैं पहले क्षण से कह रहा हूं और आखिरी क्षण तक यही बात रहेगी कि ऐसी कोई परिस्थिति कांग्रेस पार्टी पैदा ही नहीं कर सकती। अगर 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को दी है, और क्योंकि बहुत सारे टिकटार्थियों को तो मैं पर्सनली जानता हूं, तो उस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर पार्टी बदलने की बात करेंगे तो 5 मिनट भी वो नहीं लगाएंगे और उनका अपना वजूद दरअसल है भी नहीं। जो भी वोट हासिल होनी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर होनी है और उसी बूते उन्हें विधायक बनना है। ऐसी कोई परिस्थिति हरियाणा प्रदेश में सामने नहीं आ सकती कि यहां पार्टी आलाकमान, चाहे राहुल गांधी का मैं जिक्र कर लूं, सोनिया गांधी का मैं जिक्र कर लूं, यहां मुख्यमंत्री अगर बदलने की कोशिश पार्टी कोशिश भर करे, ऐसा लगता नहीं है। और अगर कोई इस तरह की कोशिश हुई भी तो 72 जो टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद बांट रखी है, वो पल भर की देरी नहीं करेंगे पार्टी बदलने में। तो ये तो मानकर चलिए, अगर बहुमत का जिक्र कांग्रेस पार्टी के लिए हो रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के एकमात्र दावेदार हैं। पार्टी आलाकमान के फैसले के नाम पर चाहे जो कुछ कहा जाए, फिलहाल यहां परिवर्तन का जिक्र चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी सबसे बड़ी वजह। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की अपनी खामियों ने या मनोहर लाल खट्टर की नाकामियों ने, और जिस तरीके से वो जनता की सुनने से इनकार करते थे, ये सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी की मजबूती की जो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि दीपेंद्र ने बेताशा मेहनत हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर की, उनकी मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में बैठकर बतौर गारंटर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी संभावनाएं अगर आज की तारीख में आपको नजर आ रही है, और एग्जिट पोल में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा जो हम सोच रहे हैं, क्या उससे एग्जिट पोल मैच करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना हम मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत और बहुमत की तरफ आगे बढ़ती अगर नजर आ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मनोहर लाल खट्टर का है। यह सही बात है कि अब मोदी की वो लोकप्रियता हरियाणा प्रदेश में नहीं है और इसी वजह से मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ने की कोशिश भी नहीं की गई। मनोहर लाल के खट्टर के चेहरे को भी दरकिनार करने की कोशिश की गई। नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा सामने रखकर, और ओबीसी चेहरे का फायदा भी यहां पर मनोहर लाल खट्टर को काफी सारी सीटों पर मिला है। मैं कह सकता हूं कि एक तरफा जो परिस्थिति बन चुकी थी, उस एक तरफा परिस्थिति से कांटे की टक्कर की परिस्थिति अगर कोई लेकर आया है तो नायब सिंह सैनी लेकर आया है, और जबरदस्त परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने खड़ा करने का काम किया है। पार्टी मुकाबले में आ गई, पार्टी कई सीटों पर कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है, जीत के मुहाने तक भी कई विधायक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है स्पष्ट होगी एग्जिट पोल के बाद। लेकिन इतना जरूर अब मानकर कुछ ही देर में दर्शकों के लिए वो एग्जिट पोल भी सामने उनके रखा जाएगा, जिसमें ये साफ बताएगी कि तस्वीर भूपेंद्र हुड्डा तस्वीर क्या बनने वाली है, किस तरह की बनने वाली है, लोगों के मन में क्या था, एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, त्रिशंकु
की ओर इशारा आपने किया था और आपने कहा था कि पूर्ण बहुमत के आसार कम ही मिलने वाले हैं, लेकिन यहां जब चुनाव संपन्न हुआ क्यों एक ही पार्टी की ओर इशारा करते लोग दिखाई दे रहे हैं, जानकार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कारण स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आना इतना सरल नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना होता तो उसको मालूम था कि मुख्यमंत्री क्यों बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदला गया। भारतीय जनता पार्टी ने नए नए प्रयोग किए, मतलब पहले जो है नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और जो है फिर प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। तो इसलिए मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, फिर नायब सैनी के जो मुख्यमंत्री के रूप में उनको कार्यभार दिया गया। तो लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि उनको अगले चुनाव के लिए भी चेहरा घोषित किया गया है। तो मतलब ये बात स्पष्ट है कि अनिल विज हो चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, देखिए ये तो शुक्र है कि अनिल विज को टिकट मिल गया, वो रामविलास शर्मा नहीं बने। अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती तो वो क्या कर लेते। तो जिस तरह से प्रोफेसर रामविलास शर्मा अपने आंसू पोंछते रह गए, मन महसूस कर रह गए, और राव इंद्रजीत ने भी कहा और धर्मवीर सिंह ने भी कहा, राव इंद्रजीत सिंह ने तो खुलेआम कहा भाई किसी को आपने टिकट देना मत दीजिए, लेकिन ऐसे अपमान तो मत कीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और ये स्थिति बनी है कि अनिल विज क्या मुख्यमंत्री का दावा करेंगे आगे या विपक्ष के नेता होंगे। ये तो आगे आने वाला समय तय करेगा कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे या विपक्ष के नेता होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नेता के नाते जितनी सीटें चाहिए, उनको 10 सीटें चाहिए, 10 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के आसानी से आ जाएंगी, लेकिन सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी इस पर संदेह है। तो क्यों, कारण उसका यह है कि इस समय जो रुझान है, जो पूर्वानुमान है, वो सब कांग्रेस के पक्ष में है, वो दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही दिखाई दे रही है कि वो टक्कर लेने की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी की यही उपलब्धि रही है, उसने इस चुनाव को रोचक और कांटे का बना दिया। तीसरी बार सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी की दूर की कौड़ी है। और ये बात है कि देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चेहरा होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी महेश जी भी चर्चा कर रहे थे। देखिए, स्थिति कोई भी रही हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक भी विशेषता है कि किसी भी विषय को वो प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते। चाहे उनका जब पहले का कार्यकाल था उसके अंदर रणदीप सिंह सुरजे का उन्होंने विभाग बदल दिया, फिर 24 घंटे के अंदर उनका विभाग वापस लौटाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया। तो यह कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान को भी सूट करते हैं और विधायकों को जिस तरह से उनके समर्थकों को टिकट दिया गया है, जो 72 टिकट दिए गए हैं, उससे भी ये आभास होता है। आप देख लीजिए, कुमारी शैलजा ने कितने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया, कहां गई वो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहां प्रचार किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस हाईकमान का झुकाव किस ओर है। फिर इतना सरकार चलाना भी बहुत कठिन है। देखिए, क्या कुमारी शैलजा सरकार चला सकती हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की नजरें हरियाणा पर ही होंगी। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा दक्ष और चतुर राजनीतिक ही सरकार चलाने में सक्षम हो पाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी, कमोवेश अगर बनी, तो नायब सैनी चेहरा होंगे। इसमें तो पार्टी का हाईकमान स्पष्ट कह ही चुका है, अमित शाह जी भी स्पष्ट कह चुके हैं, पार्टी के नेता भी, चाहे धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं, वो भी समय समय पर कह चुके हैं। देखिए, अनिल विज जी की अपनी वेदना अपनी जगह पर ठीक है, देखिए उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ, पहले भी उनको मन की टीस है। तो लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार ये देखा जाए तो कांग्रेस की संभावनाएं ज्यादा हैं, सभी का ये पूर्वानुमान है। और देखिए, अगर मध्य प्रदेश की तरह कोई गुब्बारे की हवा नहीं निकली तो हरियाणा में वही जिसका जो लोग सभी अनुमान लगा रहे हैं कि वही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में और कांग्रेस सत्तारूढ़ दल बनेगी, ऐसा अनुमान है। महेश्वरी जी, जिस तरीके से अब इशारों में बात होने लगी है, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, अब कांग्रेस की बात मतदान के बाद सामने आ रही है, जो फैक्टर की बात करें, मुद्दों की बात करें, वजह की बात करें, बुनियाद की बात करें, क्या ऐसी वजह है, क्या ये 10 साल जो बीजेपी की सरकार रही उसके कामकाज का नजरिया या उसके नतीजा, या फिर एंटी इनकम्बेंसी कहा गया वो, या फिर कांग्रेस की, कोई महेश ने बात का जिक्र किया था, उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मजबूत नहीं हुए, कांग्रेस खुद मजबूत नहीं हुई है, बीजेपी ने मौका दिया है। क्या ये मानते हैं आप भी? मैं इससे अलग हटकर आपसे एक बात करना चाहता हूँ जी। पंजाब से जब हरियाणा अलग बना तो हरियाणा प्रदेश में सिर्फ जींद ही ऐसी थी जो कि प्रिंसली स्टेट थी, जिन 540 स्टेटों को सरदार पटेल ने मिलाकर हिंदुस्तान का नक्शा बनाया। आज हरियाणा में बहुत सारी स्टेट बन गई हैं। एक स्टेट बनाई देवीलाल जी ने, उस स्टेट के भी कई हिस्से हो गए। एक स्टेट बन गई सुरजेवाला साहब की। सुरजेवाला साहब अपने टाइम में सिर्फ बंसी लाल जी के मैन फ्राइडे थे, कोई राजनीतिक उनका बहुत जोड़ तोड़ नहीं था। उनका बेटा बना, अब बेटे का बेटा बन गया। जेपी जयप्रकाश का भी बेटा राजनीति में आने की बात कर रहा है,
धर्मवीर का भी बेटा राजनीति में आने की बात कर रहा है। राव वीरेंद्र स्टेट नहीं थी, प्रिंसली ये थी, रियासतें थी। ये स्टेट तो एक ही थी, जींद। आज हो गई है कम से कम 20 स्टेट भर के अंदर, जिनके अंदर खानदान का ही आदमी बनेगा। और इसी स्टेट से लोगों को ताज्जुब होगा, जानकारी मैं दे दूं कि हिसार के डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जब पंजाब बना पार्टीशन के बाद, तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर गोपीचंद भार्गव थे, और उनके भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ठाकुर दास भार्गव। शायद भार्गव का एक ही परिवार रहा होगा हिसार के अंदर, और वो भी अनडिवाइडेड पंजाब में, जिसमें सिखों की मेजोरिटी थी। उसके बावजूद वो बने, और वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें हटवा के भीमसेन सच्चर एक पंजाबी को बनवा दिया, जो कि कुलदीप नायर के ससुर थे जी। तो मेरा कहना है कि इतनी सारी स्टेट बन गई, इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है। हम तो रियासतें खत्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी लाए जी सन 47 में। आज हमने उससे ज्यादा रियासतें बना दी, 20-22 रियासतें, हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में जिसमें 90 का हाउस है, 20-22 रियासतें बना दी हमने। तो मेरा कहना इसमें सबमिशन ये है कि, और जहाँ तक ये दूसरे सवाल जो उठाया अभी सोनी जी ने और बाकी साथियों ने, भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान में ऐसे नेता थे कि जिन्होंने बीजेपी को कभी 200 के हाउस में 100 सीट नहीं लाने दी, इसलिए कि उन्हें पता था कि 100 सीट आएंगी तो बीजेपी हाईकमांड उनका गला घोट देगा जी। वो लाते थे 95-90 सीट, बाकी इंडिपेंडेंट तोड़ लेते थे जी। एक बार ही ऐसा हुआ कि वो सीटें ज्यादा आ गई, उसके बाद अगली बार तो विजय राजे, वो जो है ना वसुंधरा राजे सिंधिया बनी, उनकी राजनीति खत्म हो गई वहां से। कई बार ऐसा होता है कि ये ज्यादा सीटों को आने का, और जो हाईकमांड को क्या करना चाहिए, क्या हमारी सोच से तो हाईकमांड चलता नहीं। हम देख रहे हैं कि ये गलतियां कर रहे हैं आप बीजेपी वाले, और उसके बाद में भी जनमानस आपके साथ है, फिर भी आप नहीं उसका फायदा उठाना चाह रहे। क्यों नहीं उठाना चाह रहे? क्योंकि आपके अपने सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब किसी का इंटरेस्ट सोनिया गांधी के घर पे है, लोग कहते हैं उनकी तो पहुंच वहां तक है, कोई कहता है ये राहुल गांधी का खास है, कोई कहता है ये जो उनका प्रियंका का खास है। अब इसी तरह जो राज्यसभा के टिकट बांटे कांग्रेस ने पिछली बार अपोजिशन में होते हुए, वो इस बात के एग्जाम्पल हैं कि आप बजाय लोकल राजनीतिज्ञों को आगे बढ़ाएं। देखिए चौधरी देवीलाल के टाइम में भी कई राजनीतिक ऐसे बढ़े जिनके घर में कोई ऐसा नहीं था, जिनके अंदर लक्ष्मण काम्बोज भी थे जी, रणदीप सिंह मान भी थे, और ऐसे लोग थे, प्रोफेसर वीरेंद्र भी उसी टाइम की देन है। ये कई लोग ऐसे थे कि जिनके परिवार में राजनीति नहीं थी, उन्होंने उन्हें एक वर्कर होने के नाते आगे बढ़ा। आज की डेट में मुझे बतला दीजिए पूरे हरियाणा भर में तो ऐसा आज कौन तो परिवारवाद के खिलाफ जाने वाले लोग परिवारवाद में लिप्त नजर आए। हरियाणा स्टेट बन गई है, परिवार नहीं। हरियाणा बीजेपी ने पहले खूब विरोध किया था ना, जब अभी चुनाव आए तो बेटे को टिकट दिया गया, तब परिवारवाद कहीं जिक्र नहीं बना। आपके पास आऊंगा, अनिल बंसल साहब आपके पास में आ रहा हूं। एक सवाल यह था कि कांग्रेस मजबूत हुई या फिर बीजेपी ने उसे मजबूत बनाया, और ये जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं, ये कितनी बड़ी मुसीबत में बीजेपी को डाल सकते हैं और कितना कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं, इस पर हम सवाल जवाब करेंगे।